नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 साल में करीब 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भ्रामक और अनुचित व्यापार में शामिल नहीं होने की सलाह। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की संभावना व्यक्त की। बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा देश भर में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और नॉर्वे शतरंज में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने खिताब जीता। विश्व चैंपियन डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि इस सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारतीय किसानों के सशक्तिकरण पर यह विशेष रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, जिनके 1,75,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटान किया गया। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। पीएम कृषि सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। सरकार ने संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक वृद्धि हुई है। इससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक बन गया है और दूध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मछली पालन में भारत का उत्पादन 10 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है। इससे ग्रामीण आजीविका और तटीय समृद्धि को बढ़ावा मिला। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को इससे बाहर निकाला गया। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की ये दर 2011-12 में 27.1% थी। 2022-23 में ये घटकर केवल 5.3% रह गई। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में थे और 2022-23 में इनकी संख्या तेजी से घटकर 7 करोड़ 52 लाख के करीब रह गई। एनडीए सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर घटाने में ये बड़ी सफलता मिली है। इस दिशा में विशेष प्रगति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते तथा दोहरी योगदान संधि को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ बैठक में कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के आपसी व्यापार और निवेश में तो तेजी आएगी, साथ ही आपसी संबंधों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. डॉक्टर जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में सहयोग के लिए ब्रिटेन सरकार का आभार व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत ने कानून के शासन, वैश्विक सहयोग और विश्व मंच पर वार्ता की जरूरत का हमेशा समर्थन किया है। ब्राजील के ब्रासिलिया में ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक के बाद श्री बिरला ने बताया कि ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। ब्रिक्स सम्मेलन की समिट का आज अंतिम डिक्लेरेशन हुआ और अंतिम डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। श्री बिरला ने बताया कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में कैनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन कर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और निमंत्रण देने के लिए आभार व्यक्त किया। ओटावा में श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहता है। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continue to law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा में अल्बर्टा प्रांत के कैनानास्किस में होगा। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट। यह देश की अंतरिक्ष और विमान निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक सप्लाई चेन में योगदान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनियों की ओर से जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्लांट भारत की एरोस्पेस संरचना में एक बड़ा निवेश है और यह हाई प्रिसीजन निर्माण के लिए एक अहम केंद्र बनेगा। इस साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम्स हैदराबाद में एक अत्याधुनिक फैक्ट्री बनाएगी जहां राफेल लड़ाकू विमान के मुख्य ढांचागत हिस्से तैयार किए जाएंगे। इस समझौते के अनुसार 2028 में इस फैक्ट्री से पहले विमान का मुख्य ढांचा तैयार होकर बाहर आने की उम्मीद है। यह फैक्ट्री हर महीने 2 पूरे विमान ढांचे बनाने में सक्षम होगी। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भ्रामक और अनुचित व्यापार में शामिल नहीं होने की सलाह दी गई है। प्राधिकरण ने एक परामर्श में कहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स 3 महीने के भीतर स्वयं निरीक्षण करें और अनुचित पद्धतियों का पता लगाएं। प्राधिकरण ने कुछ मामलों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अनुचित व्यापारिक तरीकों की रोकथाम के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस भी जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 7 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक में दक्षिणी प्रायद्वीपीय और विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 10 जून तक तेज हवाओं तथा बिजली के साथ बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में कल तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने कहा है कि भारत गर्मी के खतरों से निपटने के लिए दूरदर्शितापूर्ण सोच अपना रहा है और समय रहते ही समुचित उपाय करने पर बल देता है। अत्यधिक गर्मी से होने वाले खतरों के प्रबंधन के बारे में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रही गर्मी के कारण जन स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ता है। इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम विमोचन कार्यालय की पहल का भारत स्वागत करता है। देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है। लोगों ने आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। ये पर्व हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश पर अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी देने पर राजी होने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने इस त्योहार को त्याग, आस्था और मानवीय मूल्यों का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और सामाजिक विविधता को मजबूत करने के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि इस अवसर पर लोग समाज में शांति और सद्भावना की प्रेरणा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मध्य प्रदेश में ईद धूमधाम से मनाई गई। ईद उल अजहा पर मध्य प्रदेश की सभी मस्जिदों में आज विशेष नमाज अता की जा रही है। ईद के मौके पर हजारों मुसलमानों ने मुल्क की सलामती और अमन चैन के लिए दुआ मांगी। राजधानी भोपाल की ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और मस्जिद बिल्किस जहां में ईद की विशेष नमाज अता की गई। प्रदेश भर में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर प्रशासन के साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने भी गाइडलाइन जारी की है। भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने बताया कि कुर्बानी इस्लाम का एक अहम फर्ज है, लेकिन इसे सलीके से अंजाम देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उन्होंने कुर्बानी के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखने और प्रशासनिक नियमों का पालन करने की भी अपील की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर में पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ ईद उल अजहा मनाया गया। एक रिपोर्ट। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की। जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ईद पैगाम में इत्तेहाद, हम आहंगी, भाईचारे की बुनियादों को मजबूत करने और सभी की भलाई के लिए मोहब्बत और हमदर्दी के साथ काम करने का अज़्म दोहराया। तारिक राठौर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। और अब खेल खबरों के साथ हैं सौरभ अग्रवाल। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने स्टार वेंजर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का अपना 7वां खिताब जीत लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ने अंतिम दौर के बाद नाटकीय जीत हासिल की, जहां अमेरिका के ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना ने भारतीय शतरंज स्टार डी कुकेश को हराकर 3 अंक हासिल किए। कार्लसन ने भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरेगेसी के खिलाफ ड्रॉ खेलकर टूर्नामेंट में 16 अंक हासिल किए। कारुआना ने 15.5 अंक हासिल करते हुए दूसरा और डी कुकेश ने 14.5 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। 6 खिलाड़ियों में से अर्जुन एरेगेसी 5वें स्थान पर रहे। वे अमेरिका के हिकारू नाकामुरा से पीछे रहे, लेकिन चीन के वेई यी से आगे रहे, जो अंतिम स्थान पर हैं। उधर आर्मेनिया के जिरमुक में भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 6ठा स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट जीत लिया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज शाम 6 बजे महिला सिंगल्स फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आयना सबालेंका का मुकाबला विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी कोको गफ से होगा। सेमीफाइनल में सबालेंका ने इगा स्वियाटेक को और गफ ने लुइस बोयसन को हराया था। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामूहिक इनाम वाले 12 नक्सलियों ने कल सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पिछले 18 महीनों में राज्य में 28 माओवादी मारे गए, 31 गिरफ्तार हुए और 44 ने आत्मसमर्पण किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 साल में करीब 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भ्रामक और अनुचित व्यापार में शामिल नहीं होने की सलाह। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की संभावना व्यक्त की। बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा देश भर में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
है और नॉर्वे शतरंज में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने खिताब जीता। विश्व चैंपियन डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।